हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए। तो अब यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिए हैं अपने पेपर 1 के मॉक टेस्ट भी। तो आज इसका मॉक टेस्ट 2 है, तो देखते हैं कि आप कितना इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं सॉल्व। तो जैसा मैंने कहा था कि लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिल जाए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलना आपको शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है ये प्रीमियर है, लेकिन ये मत समझना कि मैं देख नहीं रही हूँ कि कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो मैं फुल्ली वॉच करने वाली हूँ कि किस किस ने आंसर्स किए हैं। तो बिल्कुल जैसे टेस्ट देते हैं उस तरह से आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करिए, आंसर खुद पहले डिसाइड करिए, उसके बाद फिर आंसर देखिएगा, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस जो है वो सही तरीके से हो पाएगी। ड्यू टू सम रीजंस लाइव नहीं ले पा रही हूँ, बट इसको जरूर ध्यान रखना कि आपको टेस्ट देना है। ठीक है ना, चलिए। सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर। एक्चुअली कल हमारे 20 तक हुए थे क्वेश्चन, तो इसलिए उसके आगे से ही है एक तरह से। खैर, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास के हिसाब से, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम का सबसे अच्छा लाभ है। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित करना, या क्लासरूम में अटेंडेंस को सुधारना, या टीचर्स को सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करने में मदद करना, या फिर एग्जामिनेशन की जो एंजाइटी है स्टूडेंट्स में उसको दूर करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1। ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम दिया गया है, यानी कि सीबीसीएस जो दिया गया है, दिस इज फॉर शिफ्ट इन फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, कि भाई शिक्षक की तरफ नहीं बल्कि छात्र की तरफ ध्यान केंद्रित करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और वही यहाँ पर भी बताया गया है। तो इसी के चलते इसको लाया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द 4 मेजर ऑपरेशन इन द साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं, इनमें से 4 ऐसे हैं जो कि अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख कार्य हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख कार्य कौन से हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, सह भिन्नता का प्रदर्शन, एलिमिनेशन ऑफ स्प्यूरियस रिलेशंस, नकली संबंधों का उन्मूलन, सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, सेल्फ एजुकेशन स्वशिक्षा, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस, व्यक्तिगत पसंद का संचालन, या फिर थ्योराइजेशन यानी कि सिद्धांत। अब इस चीज को ध्यान में रखना कि यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात की जा रही है। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है अपने आप में, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको बताएंगे। सो द राइट आंसर इज 3। इसका सही आंसर है आपका 3, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, क्योंकि आपको पता है कि यहीं पर साइंटिफिक रिसर्च यानी कि आपका एक तरह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और यहीं पर आपके वेरिएंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो बताई जा सकती है। फिर इसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन ऑफ स्प्यूरियस रिलेशंस। दैट मीन्स कि कहीं पर भी नकली संबंध का जगह नहीं होगी, उनको यहाँ पर हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सिक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर्स, टाइम के आधार पर यहाँ पर सिक्वेंसिंग की जाएगी, है ना। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा दैट इज कि सिद्धांत जो बने हुए हैं यानी कि थ्योराइजेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि साइंटिफिक रिसर्च के कुछ ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करके वर्क किया जाता है। इसलिए राइट आंसर दिस वन। Question number 3. The next term in letter series DEF, HIG, this. तो इसमें next क्या होगा? पॉज करके सोच के फिर आंसर कीजिएगा और अपनी अपनी अटेंडेंस लाइक के माध्यम से लगाते जाइएगा। तो राइट आंसर इज 1। क्यों आएगा अब ये बता देती हूँ मैं आपको। DEFGH, 4 के बाद आया HIJKL, 4 again, LMNOP, 4 again, PQRST again, UVWX। क्या आना चाहिए? 4 के बाद X आना चाहिए, और X जो है वो एक ही में दिया गया है, तो दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द आउटपुट क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। जो आउटपुट क्वालिटी जो होती है यानी कि प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसके द्वारा नापी जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के आधार पर आपको बताना है कि किसके द्वारा प्रिंटर की क्वालिटी, आउटपुट की क्वालिटी को चेक किया जाता है। जैसे मतलब कि कितना अच्छा प्रिंट निकल कर सामने आ रहा है वो हम देखते हैं। जैसे याद है ना, पहले डॉट मैट्रिक्स होता था,
उस पर डॉट 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 आता था, इतनी क्लियरिटी नहीं आती थी। बट आजकल जो हो गया ना, वो लेजर प्रिंटर्स आ चुके हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी आ चुकी है। तो लेजर प्रिंटर्स की जो क्वालिटी है, आउटपुट की जो क्वालिटी है, वो किससे मेजर की जाती है? सो द आंसर इज 2, दैट इज फ्रॉम द डॉट्स पर इंच। जितना ज्यादा पास में आपका डॉट होगा उतनी ज्यादा क्लियरिटी होगी, तो डॉट्स पर इंच में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, the University Grant Commission UGC was formally inaugurated on 28th December 1953 by whom among the following? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का एक औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर को 1953 को किया गया था। किसके द्वारा हुआ था, ये आपको बताना है। बताइए, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, इन नाम को पढ़िए और आंसर कीजिए। सो द राइट वन इज वन, दैट इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके द्वारा किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a source of renewable power which can be developed with the minimum cost is, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत जिसे कम से कम लागत, न्यूनतम लागत के साथ विकसित किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? विंड मिल्स, टाइडल पावर, बायोमास पावर या जियोथर्मल एनर्जी? राइट आंसर इज 3। एज यू नो, बायोमास पावर किसके थ्रू बनता है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ये जो है, ये सबसे ज्यादा मिनिमम कॉस्ट में डेवलप किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी वॉज सेटअप? मुझे पता है इसका आंसर ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो फटाफट से आंसर पर टिक कर दीजिएगा। राइट आंसर इज 4, दैट इज 1964। क्वेश्चन नंबर 8, इन द सीरीज ऑफ, जैसे यहाँ पर एक सीरीज दी गई है AYD, BVF, DRF, DRH और GMJ, तो नेक्स्ट क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए, राइट आंसर इज D। तो मुझे लगता है सभी लोग समझ ही चुके होंगे। यहाँ पर क्या हुआ? 0, ठीक है, A के बाद B, फिर C +1, C और D, या फिर ये कह सकते हो 1 और यहाँ पर 2, D के बाद E, F और G, है ना, E और F किस किस को छोड़ा उसके बेस पर ही लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया 1 +2 और यहाँ पर आ जाएगा +3, है ना। A B, B के बाद C छोड़ के D, फिर E F छोड़ के G, H I J छोड़ के K, और K जहां पर है ऑप्शन में एक ही जगह पर दिख रहा है, तो 0 1 2 3 ये आपका सीक्वेंस चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, which one among the following is not a characteristics of deductive type argument? आपको बताना है निगनात्मक प्रकार में तर्क की विशेषता नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है डिडक्टिव क्या होती है, ये कौन सी होगी? क्वांटिटेटिव होगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज प्रूव हो चुकी है उसी को, जो चीज पहले से एक्सपीरियंस के थ्रू एक तरह से थ्योरी क्रिएट हो चुकी है, उस थ्योरी को यहाँ पर प्रूव किया जाता है। तो इसके बारे में कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है वो आपसे पूछा गया है। इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी उसकी डिटेल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज C, दिस इज द आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड अस नॉलेज अबाउट द मैटर ऑफ फैक्ट। तर्क हमें तथ्य के मामलों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, मतलब ऑलरेडी तथ्य डिसाइडेड है, बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको साबित करते हैं ये, ठीक है। यानी कि पहले से पता है कि ये आपका A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बट इसी को आप प्रूव कर रहे हैं कि क्यों होता है, ठीक है। सो डिडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव लॉजिक टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन बोथ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है? सो द राइट आंसर इज B, दिस इज द राइट वन। एक्रेडिशन स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, है ना, छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए। तो आज ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के 10 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।